ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने की श्योरिटी, ठीक है, मतलब फुल एश्योरेंस है कि आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। अगर आप जैसे कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो क्रैम करने की है, जैसे कोर्स की लिस्ट होंगी, ठीक है, तो वो लिस्ट को आपको क्रैम करना पड़ेगा और कुछ रिएक्शंस होंगी लास्ट में जो है उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसमें क्रैमिंग नहीं है लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर अगर आप देखोगे कॉन्सेप्चुअल है चैप्टर जो है, तो कॉन्सेप्चुअल है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप आराम से जो है इसको कमांड कर सकते हो इस चैप्टर पे। ये बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है ना ये चैप्टर, लास्ट ईयर में से हटा दिया था इसको। इसमें जब आप न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन वाली एनसीईआरटी को देखोगे तो एक आपको फर्क दिखेगा। जो पुराना एडिशन है एनसीईआरटी का, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं गिवन है। जो अभी आप देखोगे काफी डिटेल में जो है, जो हमारा स्पेशली हमारे कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन है मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में, उसको इन्होंने डिस्कस किया है। अलग अलग सिविलाइजेशंस में वहां से क्या क्या मिले, तो उससे क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के एलॉय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे गिवन है, तो इसको आप ऐसे ही हिस्ट्री की तरफ पढ़ जाना, इसमें मुझे कुछ बताने का नहीं, ठीक है। जैसे आप सोशल स्टडीज पढ़ते रहे हो, अब तो भूल गए होगे, ठीक है, तो बस समझ लो कि ये सोशल स्टडीज है, तो इसकी भी स्टडी कर लेना एक बार। यहां से भी अगर किसी का दिमाग घूम ही जाए तो वो कुछ क्वेश्चन पूछ ही सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखो पेज नंबर 151 पे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्या है, द संस्कृत inscription engraved on it suggests that it was brought here from elsewhere during the Gupta period, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी जो है उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसमें इन्होंने बोला द एवरेज कंपोजिशन वेट परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे हैं ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द रॉट आयरन ऑफ द पिलर, उस पिलर के अंदर जो कंपोजिशन है उसकी बात कर रहे हैं। बिसाइड्स आयरन, आयरन तो है ही उसके अंदर, उसके अलावा क्या है, 0.15% कार्बन है, 0.05% सिलिकॉन है, 0.05% मैग्नीज है, 0.25% फास्फोरस है, 0.005% निकेल है, 0.03% कॉपर है एंड 0.02% नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो रॉट आयरन जिससे वो पिलर बना है, उस पिलर का कंपोजिशन बता दें, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड हाईएस्ट कंपोजिशन किसका है उस पिलर के अंदर, तो आयरन तो हाईएस्ट कंपोजिशन आयरन का है। उसके बाद फिर क्या है, अगर आप देखो तो कार्बन है, कार्बन है ना। बाकी बाकी जो एलिमेंट्स है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट। तो अब इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट हाँ, फास्फोरस का कितना है, हाँ 0.25%, हाँ, तो फिर उसका फास्फोरस हो जाएगा, फिर कार्बन आएगा। अब उसके बाद आप देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो यहां पे बोल रहे हैं फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस अकर इन फ्री स्टेट while others are found in combined forms in the earth crust. Elements vary in abundance. ये यहां से जो पूरा डिस्कशन है ना, ये ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन दोनों में सेम दिया हुआ है। अगर आपके पास पुराने एडिशन की भी बुक होगी तो उसमें भी होगा ये,
ठीक है, ओल्ड एडिशन में ये सब कुछ गिवन होगा। पेज नंबर 152, यहाँ पे हेडिंग गिवन है अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो इसमें बोल रहा है कि अ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस अकर इन फ्री स्टेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेटिव फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? तो नेटिव फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, सल्फर है, गोल्ड है और नोबल गैसेस। नेटिव फॉर्म का मतलब क्या? फ्री फॉर्म, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं, ठीक है, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर। तो कार्बन, अब जैसे आप देखो डायमंड के फॉर्म में मिल जाता है, वो डायमंड कार्बन से ही बना है। ग्रेफाइट के फॉर्म में मिल जाता है, ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन से बना है, ठीक है। कोक है, कोल है, इसमें क्या है? सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। अब कोक और कोल को अगर आप देखो तो ये एमरफस फॉर्म है कार्बन का, और डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्यूलेरीन है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का। ऐसे ही सल्फर नेटिव फॉर्म में मिल जाता है, गोल्ड नेटिव फॉर्म में मिल जाता है, और नोबल गैसेस ये नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स है बोल रहे हैं कि वो कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। एलिमेंट्स वेरी इन एबंडेंस अमंग मेटल्स, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट। अब ये वो इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट सिलिकॉन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो लगभग 48% के आसपास है, 48-49% के आसपास। और सिलिकॉन का जो परसेंटेज है वो 28% के अप्रॉक्स है। उसके बाद फिर आता है एल्युमिनियम। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एल्युमिनियम, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन। तो among metals aluminum is the most abundant, in fact it is the third most abundant element in earth crust, ठीक है। 8.3% approximately by weight. It is a major component of many igneous minerals including mica and clays. Many gemstones are impure forms respectively, impure forms of alumina. जो जेम स्टोन्स है वो एल्यूमिना के इम्प्योर फॉर्म। अब उसमें अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, उसकी वजह से उनका अलग अलग कलर होता है। जैसे बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जेम्स रूबी एंड सैफायर हैव क्रोमियम एंड कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली एज इम्प्योरिटी, ठीक है। आयरन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ओवरऑल फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है आयरन, ठीक है। मेटल्स में सेकंड मोस्ट एबंडेंट, ओवरऑल फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। तो आयरन इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। इट forms a variety of compounds and their various uses make it a very important element. It is one of the essential elements in biological systems as well, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर आयरन जो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर मेटल फर्स्ट वी लुक फॉर मिनरल्स, ठीक है, which are naturally occurring chemical substances in the earth's crust and are obtained through mining. तो देखो सबसे पहले बात आती है कि मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन क्या है। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन बेसिकली हम उस इंटायर प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है,
ठीक है। और यानी कि जो क्रूड फॉर्म में हमें माइनिंग के थ्रू जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल मिला है उसको ओर बोलते हैं। वहां से लेकर के मतलब उसको माइनिंग के थ्रू निकालना और फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हुए अल्टीमेटली प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, इस इंटायर प्रोसेस को मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब बात आती है मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स बोलते हैं कि कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल मतलब एक कंबाइंड फॉर्म जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, जिसको हम माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इंप्योरिटीज होंगी और वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि और क्या होता है, तो बोलते हैं कि वो मिनरल्स, और क्या होते हैं? मिनरल्स, स्पेशल टाइप के मिनरल्स। ठीक है, सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते बट सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं। तो वो स्पेशल टाइप के मिनरल्स जिनके थ्रू मेटल को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको मेटल बोलते हैं। हर मिनरल और नहीं हो सकता, क्योंकि हर मिनरल से एक पर्टिकुलर मेटल को हम प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल टाइप के मिनरल हैं जिनके थ्रू मेटल को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब कन्वीनियंस का मतलब उसमें यह है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। कि पता चला कि मिनरल से जब मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कन्वीनियंट नहीं। ठीक है, तो एक तो ये है कि वो मिनरल आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होना चाहिए, हम जो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं उन प्रोसेसेस को हम कम से कम खर्च में परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स उसमें कंसीडर किए जाते हैं, तब जाकर के एक ओर का सिलेक्शन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा सुटेबल ओर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 टर्म आते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन हेडिंग नोट करो, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन इसमें लिखो द इंटायर प्रोसेस, the entire process of obtaining, the entire process of obtaining a pure metal, the entire process of obtaining a pure metal, the entire process of obtaining a pure metal from one of its ores, from one of its ores, from one of its ores, from one of its ores is called metallurgical extraction, is called metallurgical extraction or simply metallurgy or metallurgy or metallurgy। ठीक है, तो ये तो हो गया मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। अब आप नोट करो नेक्स्ट टर्म, देखो मिनरल्स, मिनरल्स डिफिनेशन लिखो, देखो द कंपाउंड ऑफ अ मेटल,
the compound of a metal found in nature along with some impurity is called mineral, ठीक है। तो मिनरल क्या होते हैं? मेटल के कंपाउंड, ठीक है, जैसे मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट है कंबाइंड फॉर्म, और साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप नोट करो, ओर्स, डेफिनेशन लिखो द मिनरल्स, या ऐसे लिखो, दोज मिनरल्स from which a metal can be economically and conveniently extracted are called ores, ठीक है। therefore we can say that all ores are minerals, but all minerals are not ores. All ores are minerals, but all minerals are not ores, ठीक है। अब देखो, ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ अर्थली इम्प्योरिटीज जैसे सिलिका प्रेजेंट हो सकता है, या और दूसरे टाइप की इम्प्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट हो सकती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को बोला जाता है गैंग और मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? गैंग और मैट्रिक्स। तो इसके बारे में भी लिख लो, ये हेडिंग नोट करो। देखो, an ore is usually contaminated. An ore is usually contaminated. An ore is usually contaminated with earthy, या अर्दी जो भी बोलते हो, EARTHY, or undesired impurities, undesired impurities लिखो, these impurities are called gang or matrix, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। सबसे पहले मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन क्या है वो बता दिया मैंने आपको, फिर मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, और ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो क्या है। अब देखो, इसके बाद आगे यहाँ पे
जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फॉर ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर मेटल फर्स्ट वी लुक फॉर मिनरल्स which are naturally occurring chemical substances in the earth's crust and are obtained through mining. Out of many minerals in which a metal may be found, only a few are viable to be used as a source of that metal. ठीक, such minerals are known as ores. फिर उसमें बोले द प्रिंसिपल ores of aluminium, iron, copper and zinc are given in table 6.1. तो इनके मेन ओर्स जो है वो यहाँ पे गिवन है, अभी इस पे हम बाद में आते हैं। इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसमें देखो बोला है पर्टिकुलर एलिमेंट में अकर इन अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड शुड बी सच दैट इट इज केमिकली फीजिबल एंड कॉमर्शियली वायबल। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट इज चोजन फॉर एल्युमिनियम। जैसे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो बॉक्साइट एक सुटेबल ओर है, ठीक है। फॉर आयरन यूजुअली द ऑक्साइड ओर्स विच आर एबंडेंट एंड डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूटिंग गैसेस, ठीक है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस इन केस ऑफ आयरन पायराइट। वैसे तो आयरन का और आयरन पायराइट भी होता है, लेकिन अगर हमें आयरन का एक्सट्रैक्शन कराना है तो आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए आयरन पायराइट की बजाय आयरन ऑक्साइड को प्रेफर किया जाता है। जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये आयरन के ऑक्साइड्स है। यहां से आयरन का एक्सट्रैक्शन अगर हम कराएंगे तो पॉल्यूटिंग गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती। अगर आप आयरन पायराइट को यूज करोगे तो आयरन पायराइट में जो सल्फर होगा वो सल्फर SO2 में कन्वर्ट होगा जो कि पॉल्यूटेंट है। इसलिए हम ऐसा ओर को प्रेफर करेंगे मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो फॉर आयरन यूजुअली द ऑक्साइड ओर्स विच आर एबंडेंट एंड डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूटिंग गैसेस लाइक SO2 that is produced in case of iron pyrites are taken. For copper and zinc, any of the ores listed in table 6.1 may be used depending on the availability and their relevant factors, ठीक है। The entire scientific and technological process used for isolation of the metal from its ore is known as metallurgy, जो मैंने definition लिखवा है, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंबाइंड फॉर्म इन्वॉल्व्स वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टिल सम जनरल प्रिंसिपल्स आर कॉमन टू ऑल द एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस ऑफ मेटल्स। तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हर मेटल के एक्सट्रैक्शन में नॉर्मली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन प्रोसेसेस हैं उनको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ स्पेशल प्रोसेसेस हैं जो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है। तो द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। अब एक और चीज यहाँ पे बताइए, एन ओर रेयरली कंटेन्स ओनली अ डिजायर्ड सब्सटेंस, इट इज यूजुअली कंटामिनेटेड विथ अर्थली और अनडिजायर्ड मटेरियल्स नोन एज गैंग, और इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। तो अब अगर हम मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन को कंसीडर करें, पहले मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको पूरा प्रोसेस को समराइज करता हूं, ठीक है। तो क्या है भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ओर होगा, ठीक है। कहां से मिलेगा ये, ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइनिंग, ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइनिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप आता है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पाउडर्ड ओर में, पाउडर्ड ओर
भाई पहले जो ओर मिला होगा वो बड़े बड़े स्टोन पीसेस में मिला होगा, ठीक है, तो उनको क्रश करके और ग्राइंड करके क्या बना देते हैं, पाउडर्ड ओर बना देते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस यूज होते हैं, एक है क्रशिंग और फिर ग्राइंडिंग। ठीक है, पाउडर्ड ओर बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, ये जो पाउडर्ड ओर है इसका कराते हैं कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन कराते हैं। कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर। अब इसके लिए अलग अलग कंसंट्रेशन मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ मेथड्स जो मेजर जो कॉमन मेथड्स हैं, जैसे लेविगेशन है, लेविगेशन, और इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, और इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। ठीक है, लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये जो पाउडर्ड ओर से कंसंट्रेटेड ओर बनता है ना, इसको बेनिफैक्शन ऑफ ओर भी बोलते हैं। ठीक है, बेनिफैक्शन ऑफ ओर। तो एक तो लेविगेशन मेथड यूज किया जाता है, दूसरा यहां पे यूज किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे यूज किया जाता है एक फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, पहले भी नाम सुन चुके होंगे इसके बारे में, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बहुत कॉमन मेथड है एक्सट्रैक्शन का, मतलब कंसंट्रेशन का, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ऐसे इसमें एक केमिकल एक्सट्रैक्शन मेथड आता है जिसको लीचिंग भी बोलते हैं, केमिकल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन भी है। बट ये तीन जो है ना, ये मेजर है। कौन कौन से, लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, और वो चौथा भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग। ये चार तो लिख ही लेना, केमिकल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग, LEACHING। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और समझ लेना, एक से ज्यादा कंसंट्रेशन मेथड को यूज किया जा सकता है, कि पहले एक कंसंट्रेशन मेथड यूज किया फिर दूसरा यूज कर लिया, जैसे पहले लेविगेशन मेथड यूज कर लिया, ठीक है, उससे जो अर्थली इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव कर लिया, और फिर उसके बाद फिर मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू जो मैग्नेटाइज्ड पार्ट है उसको अनमैग्नेटाइज्ड पार्ट से अलग कर लिया। क्लियर? तो एक से ज्यादा कंसंट्रेशन मेथड यहां पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड ओर मिल गया। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं भाई, ये जो कंसंट्रेटेड ओर है
इसका मतलब इसको हम रिड्यूसिबल फॉर्म में, मोर रिड्यूसिबल फॉर्म या रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर, यहाँ पे मैं आपको पूरे चैप्टर का ना ओवरव्यू दे रहा हूं। रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर, अब रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं कंसंट्रेटेड ओर से रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर को प्रोड्यूस करने के लिए। एक तो कैल्साइनेशन यूज करते हैं, नाम सुना होगा, कैल्साइनेशन। और एक होता है रोस्टिंग। कैल्साइनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर के बाद फिर अगला स्टेप आता है जिसके थ्रू क्रूड मेटल प्रोड्यूस करते हैं। क्रूड मेटल, क्रूड मेटल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इस यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम डिफरेंट टाइप के रिडक्शन मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से रिडक्शन मेथड है, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग। इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेथड ही बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेथड को भी यूज किया जाता है, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, मेटल टू मेटल 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 डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख लो। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि मान लो आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है। अब आयरन का ऑक्साइड है, तो आयरन के ऑक्साइड से अगर आपको आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब आयरन को अलग करना है, तो आप वहां पे कार्बन रिडक्शन मेथड यूज करते हो कि कार्बन के कोक के साथ उसको हीट कर दिया, तो जो ऑक्सीजन है वो सारा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ चला जाएगा, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी आयरन से ज्यादा होती है। जिसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन उसके साथ चला जाएगा। समझ आया कि नहीं?
तो Fe2O3 है, तो Fe2O3 का सारा ऑक्सीजन कहां चला गया? कार्बन के साथ चला गया, CO बन करके वो रिमूव हो गया और आयरन बन गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपके पास ये कॉपर सल्फेट है। ठीक, अब कॉपर सल्फेट है तो आपने क्या किया? आपने जिंक ऐड कर दिया। अब जिंक ऐड करोगे तो क्या करेगा? जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो एक तरीके से अगर वहां पे देखो तो कॉपर सल्फेट से कॉपर का रिडक्शन हो गया, वो एक रिडक्शन मेथड है। तो इस तरीके से मेटल का डिस्प्लेसमेंट करा करके भी हम रिडक्शन कराते हैं। स्पेशली ये मेथड यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर आप कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सिल्वर को पहले उसके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके साइनाइड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, जो मैं अभी बात बता रहा हूं, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये पूरा नेम है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। उसमें वो स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। तो जो भी इनका ओर होगा, उस ओर से पहले उस ओर को ट्रीट करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ, ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, ये ऑक्सीजन या एयर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो सिल्वर होता है, सिल्वर सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करा तो जो सल्फर प्रेजेंट है सिल्वर के साथ, उस सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन और एयर यूज करते हैं। क्लियर? तो क्या होगा, जो सिल्वर वहां ओर के अंदर प्रेजेंट है, वो सिल्वर साइनाइड से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सिल्वर साइनाइड का कॉम्प्लेक्स, और फिर वहां पे पाउडर्ड जिंक ऐड करते हैं, स्क्रैप जिंक ऐड करते हैं। वो जिंक क्या करता है? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स और खुद कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से मेटल का डिस्प्लेसमेंट करा करके हम क्रूड मेटल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्रूड मेटल मिल गया। अब इसके बाद प्योर मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए लास्ट स्टेप आता है, इसके नीचे लिख लो, ऐसे एक और बॉक्स बनाओ और उसमें लिखो प्योर मेटल। ठीक है, उस बॉक्स में लिखो प्योर मेटल। अब यहां पे जो मेथड्स हम यूज करते हैं उसमें आप सबसे पहले लिख लो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एक्सक्यूज मी सर। सर अभी आपने 2 मिनट में सर जस्ट क्या बोला वो सर, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। क्रूड मेटल तक जो एक्सप्लेन किया ये समझ में आया? यस सर। ये मैं बीच में मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में बता रहा था। ओके सर। ठीक है, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बता रहा था। और अब इसके बाद फाइनल स्टेप आता है जिसमें प्योर मेटल बनता है, क्रूड मेटल से प्योर मेटल। ठीक है, अब इसमें जो प्रोसेसेस यूज होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत कॉमन मेथड है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल है उसको बना देते हैं एनोड। इम्प्योर मेटल को क्या बना देते हैं? एनोड। और प्योर मेटल स्ट्रिप को कैथोड बना देते हैं। और फिर उसी मेटल का एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं और फिर इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो एनोड से मेटल ऑक्सीडाइज हो करके कहां आता है? सोल्यूशन में, और फिर वो कैथोड पे जाकर के रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो गया। फिर अगला मेथड नोट करो, जोन रिफाइनिंग, ZONE, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट मेथड लिखो वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, लिक्वेशन, LIQUATION, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इन मेथड्स को यूज किया जाता है क्रूड मेटल से प्योर मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 मेथड्स की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है,
दूसरा जोन रिफाइनिंग है, और तीसरा वेपर फेज रिफाइनिंग है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है। तो ये है पूरा प्रोसेस मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का, ओर से लेकर के प्योर मेटल तक हम कैसे प्रोसीड करते हैं। यही सीक्वेंस होंगे। पहले ओर को पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पाउडर्ड ओर को कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंसंट्रेटेड ओर को रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर से क्रूड मेटल प्रोड्यूस करेंगे, और फिर क्रूड मेटल से अल्ट्रा प्योर मेटल को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्रूड मेटल से प्योर मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी नहीं कोई एक ही मेथड यूज किया जाए, वहां भी एक के बाद एक कई सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहले लिक्वेशन करा दिया, ठीक है, लिक्वेशन कराने के बाद फिर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा दी, ठीक है। तो एक से ज्यादा रिडक्शन मेथड, एक से ज्यादा रिफाइनिंग मेथड, एक से ज्यादा कंसंट्रेशन मेथड यूज किए जा सकते हैं। बाकी हर मेथड की अपनी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन फुलफिल होने पे ही वो मेथड यूज किया जा सके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ओर्स की लिस्ट पे, नोट करो, ठीक है, लिखो लिस्ट ऑफ ओर या क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। तो इसमें लिखो they are mainly classified into two categories. They are mainly classified into two categories. They are mainly classified into two categories. Number one, native ores. नेटिव ओर्स, नोट करो क्या होते हैं नेटिव ओर्स, लिखो दे कंटेन मेटल इन फ्री स्टेट, दे कंटेन मेटल इन फ्री स्टेट। एक और बात इसमें नोट करो, समटाइम्स लम्स ऑफ प्योर मेटल, sometimes lumps of pure metals are found, sometimes lumps of pure metals are found in earth crust, ठीक है। लिखो such lumps are called nuggets. अब पता चला कि आपको गोल्ड का इतना बड़ा टुकड़ा मिल गया, माइनिंग कर रहे हो, किस्मत आपकी अच्छी है तो पूरा जो एक ऐसा एक ब्रिक मिल गया आपको, लॉटरी लग गया। अब नहीं तो पता चला कि वो उसके साथ जो है फिर ये सिलिका इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, अब उनको पहले पाउडर बना रहे हो, पाउडर बनाने के बाद फिर उसको छान रहे हो, और तब जाकर के जो सिलिसियस में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स गोल्ड के ऐसे चमकते हुए दिखाई पड़ रहे, किस्मत खराब है। तो वो सिचुएशन भी होगी। नगेट्स भी मिल सकता है, नगेट्स मिल जाए तो वही लॉटरी लग गई। तो अब नेटिव ओर्स के फॉर्म में कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं, लिख लो, मेटल्स फाउंड in the form of native ores are silver, gold, platinum, mercury, ठीक है, एक्सेट्रा। जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते, वो नेटिव फॉर्म में मिल जाते, फ्री फॉर्म में मिल जाते, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नेटिव ओर्स की। नंबर टू, कंबाइंड ओर्स। कंबाइंड ओर्स लिखो,
because they contain metal in combination with oxygen, sulfur, halogen, etc. अगले को they are further classified into three categories. They are further classified into three categories. Number one, इसके फर्दर तीन क्लासिफिकेशन है. नंबर वन, ऑक्सीडाइज्ड ओर्स. ऑक्सीडाइज्ड ओर्स लिख लो. दे consist of oxides. They consist of oxides or oxysalts. They consist of oxides or oxysalts. For example, carbonates. इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन है. फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स, नाइट्रेट्स, एटसेट्रा. ठीक है. नंबर टू, सल्फाइड ओर्स. अब इसमें ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन, सिर्फ सल्फाइड, मेटल के साथ सल्फर. ठीक है. अब सल्फेट को सल्फाइड ओर नहीं बोलोगे, वो ऑक्सीडाइज्ड ओर है. क्या है? ऑक्सीडाइज्ड ओर. सल्फाइड का मतलब मेटल के साथ सिर्फ सल्फर होना चाहिए. जैसे CuFeS2, PbS, HgS, Cu2S. ठीक है. FeS2. तो ये सब जो है, अगर आप देखो, ये सल्फाइड ओर्स है. नंबर थ्री, हैलाइड ओर्स. हाँ, हैलाइड ओर्स. ठीक है. तो इसमें मेटल के साथ क्या होगा? हैलोजन. जैसे अगर आप कंसीडर करते हो कार्नेलाइट, KCl, MgCl2.6H2O. अब 6H2O तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बाकी सब क्या है? हैलोजन. ठीक है. क्रायोलाइट, Na3Al(F6). समझ में आया? तो इस तरीके से जिनमें मेटल के साथ हैलोजन प्रेजेंट है वो हैलाइड ओर्स हो जाएंगे. तो मेनली जो कंबाइंड ओर्स है ना, उनके तीन क्लासिफिकेशन है. ऑक्सीडाइज्ड ओर्स, ठीक है, सल्फाइड ओर्स एंड हैलाइड ओर्स. अब आप लिखो लिस्ट ऑफ ओर्स. लिस्ट ऑफ ओर्स. तो आपको इसको अलग अलग कैटेगरी में लिखना है. जैसे सबसे पहले ऑक्साइड ओर्स. ऑक्साइड ओर्स 2 कॉलम टेबल बनानी है. ठीक है. नेम ऑफ ओर, और क्या? केमिकल फॉर्मूला या केमिकल कंपोजिशन. फॉर्मूला लिखना था सही. अब आप लिखते जाओ. ये आपको रट्टा लगाना है और मैं हर क्लास में आपको टॉर्चर करूंगा. टॉर्चर समझते हो क्या? किसी को पूछूंगा.
कहीं से भी पूछ सकता हूं। तो ये आपको पूरा रटना पड़ेगा, और ये रट लिया ना तो बस समझ लो कि फिर मेटलर्जी में आपका मैक्सिमम काम हो गया, क्योंकि बाकी तो अंडरस्टैंडिंग है। इस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम ऑफ ओर, सबसे पहले लिखो जिंकाइट। जिंकाइट क्या होता है भाई? केमिकल फॉर्मूला ZnO। नंबर 2 हेमेटाइट। हेमेटाइट फॉर्मूला Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4। ठीक है। बॉक्साइट ठीक है, Al2O3। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला जो है इसके साथ कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। Al2O3.XH2O लिख लो, ठीक है, .XH2O। लिमोनाइट LIMONIT Fe2O3.3H2O। अच्छा एक चीज और बता दो बेटा, ये जो कंपाउंड्स है ना ये सिंपल ऑक्साइड्स नहीं है, मतलब ये इनको हाइड्रोक्साइड भी कई बार हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक, बट दे आर नॉट हाइड्रोक्साइड, दे आर हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड बहुत कम ही मिलते हैं, ट्रांजिशन मेटल हाइड्रेटेड ऑक्साइड मिलता है नॉर्मली, ठीक है। अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके हाइड्रोक्साइड आपको मिलेंगे, बट अगर ट्रांजिशन मेटल को आप कंसीडर करोगे तो ट्रांजिशन मेटल जो है ना ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लिमोनाइट हो गया। इसी तरीके से क्यूप्राइट, क्यूप्राइट और रूबी कॉपर भी बोलते हैं इसको, रूबी कॉपर, ठीक है, Cu2O। नंबर 7 लिखो पायरोल्यूसाइट, PYRO LUSIT। नंबर 7 Cu2O पायरोल्यूसाइट MnO2, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है पायरोल्यूसाइट। वुल्फेनाइट, वुल्फेनाइट WULFENIT, वुल्फेनाइट, ये होता है लेड पर मैग्नेट PbMnO4, PbMnO4, ठीक है। कोरंडम, एनहाइड्रस एल्यूमिना को कोरंडम बोलते हैं। कोरंडम। इसके बाद कैजिटराइट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कैजिटराइट और टिन स्टोन भी बोलते हैं इसको, टिन स्टोन SnO2।
ठीक है, रूटाइल TiO2। नेक्स्ट क्रोमाइट, क्रोमाइट ठीक है, FeCr2O4। ठीक है, वैसे ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO प्लस Cr2O3, FeO प्लस Cr2O3 या FeCr2O4। ठीक है, नेक्स्ट वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्रामाइट ठीक है, वोल्फ्रामाइट क्या है, FeWO4 डॉट MnWO4, इसको बोलेंगे फेरस टंगस्टेट डॉट मैग्नीज टंगस्टेट। ठीक है, W यानी कि टंगस्टन, तो फेरस टंगस्टेट डॉट मैग्नीज टंगस्टेट। ठीक है, ये वोल्फ्रामाइट है। फिर उसके बाद बोरेक्स, नाम सुना होगा, और टिंकाल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, Na2B4O7 डॉट 10H2O, बोरेक्स और टिंकॉल। नेक्स्ट कोलिमेनाइट, COLEMANITE, COLEMANITE, कोलिमेनाइट। कोलिमेनाइट क्या है, CA2B6O11 डॉट 5S2O, कोलिमेनाइट। ठीक है, ये बोरॉन का और है। क्या था नंबर इसका? नेक्स्ट लिखो पिच ब्लेंड, U3O8। ठीक है, पिच ब्लेंड। नेक्स्ट इल्मेनाइट, इल्मेनाइट लेड टंगस्टेट को बोलते हैं, PbWO4। नहीं, FeO डॉट TiO2 और FeTiO3। ठीक है, स्टोजाइट, STOZITE, ये है लेड टंगस्टेट। नेक्स्ट ब्रूनाइट, BRAUNIT। ठीक है, Mn2O3। एंड लास्ट डायास्पोर,
Al2O3 डॉट H2O, ठीक है। Al2O3 डॉट XH2O क्या है, बॉक्साइट। Al2O3 क्या है, कोरंडम। और Al2O3 डॉट H2O डायस्पोर। ये ऑक्साइड ओर्स है बेटा। अब आप नोट करो, सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स ठीक है, सल्फाइड ओर्स एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर इल्मेनाइट का FeTiO3 नहीं है फॉर्मूला? ओवरऑल FeTiO3 है। ब्रेक ब्रेक करके देखो तो वो भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO प्लस TiO2। सल्फाइड ओर्स में सबसे पहले कंसीडर करते हैं गैलेना, इंपॉर्टेंट नेम है, PbS, ठीक है। नंबर 2 सिनेबार, ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, HgS, ठीक है। नेक्स्ट स्फेलराइट, ये नाम सुना होगा आपने, और जिंक ब्लेंड, ये तो और सुना होगा, ZnS। नेक्स्ट कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, और इसका एक और नाम है चैल्कोसाइट, चैल्कोसाइट। चैल्क, चैल्क नेम कहीं भी आए मतलब कॉपर है। चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट्स को, क्योंकि ये कॉपर ओर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए उनको चैल्कोजेंस बोला जाता है। कॉपर ग्लैंस और चैल्कोसाइट, ये है Cu2S। नंबर 5 प्रूस्टाइट, PROUSTIT, प्रूस्टाइट। और इसको बोलते हैं रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर, ठीक है। ये होता है 3Ag2S डॉट AS2S3, 3Ag2S डॉट AS2S3। इसी तरीके से अगला नेम लिखो, पायरेरजिराइट, पायरेरजिराइट, PYRARGYRITE, पायरेरजिराइट। बस एक चेंज है यहाँ पे, आर्सेनिक की जगह पे एंटीमनी, बाकी फॉर्मूला सेम। ठीक है, 3Ag2S डॉट Sb2S3। नेक्स्ट लिखो कॉपर पायराइट, और चैल्कोपायराइट भी बोलते हैं इसको, चैल्कोपायराइट। एक बात समझना, पायराइट नहीं मारा है ना, वो तो आयरन है, और चैल्क कॉपर भी है, तो कॉपर और आयरन दोनों है, और सल्फाइड है CuFeS2।
ठीक है। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, और इसका एक और नाम है बेटा फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं इसको, फूल्स गोल्ड। ये कुछ गोल्ड जैसा चमकता है तो मूर्ख लोग जो इसको गोल्ड समझ लेते हैं। फूल्स गोल्ड, आयरन पायराइट, FeS2। नेक्स्ट सिल्वर ग्लैंस, सिल्वर ग्लैंस और अर्जेंटाइट, अर्जेंटम है इसमें, यानी कि सिल्वर, Ag2S। तो ये सल्फाइड ओर्स की लिस्ट हो गई, ठीक है, ऑक्साइड ओर्स की लिस्ट और सल्फाइड ओर्स की लिस्ट। अब आप लिखो नेक्स्ट हैलाइड ओर्स। नंबर 1 लिखो रॉक सॉल्ट, जानते ही होंगे। नंबर 2 सील वाइन, नहीं जानते होंगे, KCl को सील वाइन बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 फ्लोस्पर, जानते हो? हाँ, कुछ सुना सुना सा है, ठीक है, CF2 फ्लोराइट स्ट्रक्चर है, फ्लोस्पर। क्रायोलाइट, ये जानते हो गए। नेक्स्ट हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, AgCl। कार्नेलाइट, उदय, कार्नेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, कार्नेलाइट। अटैकामाइट, अटैकामाइट, ATACAMIT, अटैकामाइट। तो ये क्या है भाई? Cu2 Cl OH थ्राइस, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला उतना अच्छा नहीं लगा होगा आपको, CuClOH डॉट CuOH ट्वाइस, दोनों में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। CuClOH डॉट CuOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया अटैकामाइट। तो ये हैलाइड ओर्स हो गए, ठीक। अब आप लिखो कार्बोनेट ओर्स, लिख लिया भाई सबने? यस सर। हाँ अभी सुनाता हूँ पोएम, सुनाता हूँ।
जब मैं पोएम सुनाऊंगा तब तुम याद करना। कार्बोनेट ओर्स, लिखो। सबसे पहले लाइमस्टोन, ये तो जानते ही होगे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 2 मैग्नेसाइट, इंपॉर्टेंट नेम है, MgCO3, मैग्नेसाइट। डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, CaCO3 डॉट MgCO3, ठीक है, डोलोमाइट। सीडराइट इंपॉर्टेंट है, SIDERIT, सीडराइट, FeCO3। नेक्स्ट कैलामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम, एक से बढ़कर एक नेम आ रहा है भाई। नेक्स्ट मेलासाइट, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, ये होता है, ठीक है। अगला नेम लिख लिया भाई, यस सर। एज्यूराइट, AZURIT, CuOH ट्वाइस डॉट 2CuCO3, बस ये 2 और 1 का चक्कर है, 1 है तो मेलासाइट, 2 है तो एज्यूराइट। नंबर 8 सेरियोसाइट, इंपॉर्टेंट नेम है, सेरियोसाइट, PbCO3 को बोलते हैं। ट्रोना, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर किसी ने लिखा नहीं था, अभी माइक में बोल रहा था किसी, पिछली सर स्क्रीन। अच्छा रुक जाओ अभी। Na2CO3 डॉट NaHCO3 डॉट 2H2O, ठीक है, ये कार्बोनेट ओर्स हैं, लिख लो भाई। हाँ ट्रोना ही नेम है, ट्रोना, TRONA। तो ट्रोना नेम में तुझे क्या कंफ्यूजन, बाकी सब जानता था क्या? ये सोच रहा है टोना है, टोना, जादू टोना। गलत स्पेलिंग एरर आ गया। चलो नोट करो, सल्फेट ओर्स, सल्फेट ओर्स,
नंबर 1 जिप्सम, ये तो जानते ही होगे भाई, क्या होता है, CaSO4.2H2, ठीक है, जिप्सम। हाँ भाई आ रहा हूं। जीरो क्या है भाई, जीरो कौन है? अच्छा, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं? सर उसने फॉर्मूला लिखा था चैट में, उसमें रह गया था वो लगाना। अच्छा अच्छा अच्छा। नंबर 2 लिखो, इप्सम सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है भाई, इप्सम सॉल्ट। ठीक है, इप्सम सॉल्ट होता है MgSO4.7H2। नंबर 3 एंजलेसाइट, इंपॉर्टेंट नेम है, एंजलेसाइट, क्या, लेड सल्फेट। ठीक है, बेराइट, बेरियम सल्फेट। ग्लोबर सॉल्ट, इंपॉर्टेंट नेम, इससे रिलेटेड एक फैक्ट सॉलिड स्टेट में बताया था, ग्लोबर सॉल्ट से रिलेटेड। सॉलिड स्टेट नहीं, सॉल्यूशन में बताया था, सॉल्यूशन में सॉलिबिलिटी कर्व के साथ है, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोबर सॉल्ट। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट में बताया होगा, सॉल्यूशन में जरूर बताया। सॉलिड स्टेट में पॉलीमर्फ के साथ डिस्कस किया होगा, पॉलीमर्फ, आइसोमर्फ। नेक्स्ट, चैल्केनथाइट, नाम से तो कुछ समझ में आ गया होगा, और डिस्कशन कहां चल रहा है, तो फॉर्मूला है। और अब दूसरा नेम बताता हूं तो पूरा समझ में आ जाएगा, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, चैल्केनथाइट और ब्लू विट्रियोल क्या है, CuSO4.5H2O, लो 7H2O। हाँ भाई करण, आई है सर, पिछली वाली चैट देखो, उसमें तो 7 लिखा था तूने। तो ये जो चैल्केनथाइट है, एकदम सही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। ठीक है, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं विथ कॉपर, और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, बाहर होता है। ये कहां बताया था? नहीं 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 नहीं, 11th में बताया है। सर इक्विलिब्रियम में बताया था आपने, 11, इक्विलिब्रियम अच्छा उस दिन बताया था, ओके, तो रिवाइज कराया होगा। वैसे 11th में इसको डिस्कस किया हाइड्रोजन में। तो चैल्केनथाइट हो गया भाई। अगला नोट करो, स्कोनाइट, नंबर 7, SCHONITE, स्कोनाइट। स्कोनाइट होता है MgSO4
डॉट K2SO4 डॉट 6S2 इसको राइट। एलम स्टोन एलम स्टोन क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 2AlOS थ्राइस, ये एलम स्टोन होता है। ठीक है। और ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? FeSO4 डॉट 7S2। व्हाइट विट्रियोल क्या होता है? ZnSO4 डॉट क्या है? 5 या 7 है? White vitriol and green vitriol are isomorphous. Green vitriol and white vitriol are isomorphous. ठीक है। अब लिखो नाइट्रेट ओर्स। नाइट्रेट ओर्स दो ही नेम है। नंबर 1 इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। एंड नंबर 2 ये नेम आया था पी ब्लॉक में, चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है। बाकी कुछ सिलिकेट ओर्स हैं, लिख लेना। सिलिकेट ओर्स में फेल्ड्सपर, फेल्ड्सपर फॉर्मूला होता है K2O डॉट Al2O3 डॉट 6SiO2। फेल्ड्सपर। एस्बेस्टस, ये नेम आपने सिलिकेट्स में देखा है। एस्बेस्टस CaSiO3 डॉट 3MgSiO3, 3MgSiO3। ठीक है। बाकी एक और बात आपने देखा था एपेटाइट के बारे में। ठीक है। एपेटाइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट फैमिली क्या है? 3Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है, डॉट CaX2, 3Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaX2। अब यहां पे X बदलता है। X अगर फ्लोरीन है क्या बोलेंगे? फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट।
अगर X है क्लोरीन तो क्लोर एपेटाइट, और अगर ये OH है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, तो ये पूरी ओर्स की लिस्ट आपको मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है भाई, इनको रटना है। ठीक है, तो रटते जाओ। जैसे नेक्स्ट क्लास के लिए टारगेट दे देता हूं, नेक्स्ट क्लास के लिए टारगेट दे दूं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए टारगेट है कि आप ऑक्साइड ओर्स और सल्फाइड ओर्स को पूरा क्रैम करोगे, ऑक्साइड ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स। कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले पढ़ो, फिर नोट्स बंद करके रिकॉल करो, फिर पढ़ो, फिर रिकॉल करो। अगर हो सके तो एक दूसरे से पूछो, पॉसिबिलिटी है अगर तो इस तरीके से आपको पूरा तैयार करना है, ऑक्साइड ओर एंड सल्फाइड। फिर अच्छा नहीं, उधर से ही चलेंगे, ऑक्साइड और सल्फाइड। फिर अब नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे इनके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, एक तो नेम सीधे पूछ लिया जाता है, मतलब विच आर द फॉलोइंग ओर इज नोन एज चैल्केन्थाइट। ठीक है, अब इस तरीके से उसमें उसका फॉर्मूला दे दिया, तो आपको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या अब इसके एप्लीकेशंस आते हैं कि इस ओर के कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, इसके लिए कैल्साइनेशन यूज होगा या रोस्टिंग यूज होगी, वो सब इसी फॉर्मूला से लिंक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू सर।